हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने हमारे इंडिया की नेशनल इनकम निकालने के लिए कुछ अटैम्प्ट्स करे थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, वी राव, आर.सी. देसाई एंड फिनले शिरास। The economist whose calculation was considered accurate for the calculation of national income was डॉक्टर वी राव। अब इन लोगों ने अटैम्प्ट्स तो करे थे नेशनल इनकम निकालने के लिए, पर इनके जो रिज़ल्ट्स आए थे वो कॉन्फ्लिक्टिंग थे और इनकन्सिस्टेंट थे। तो हम जो जिनका सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना गया था नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, वो उनका नाम था डॉक्टर वी राव। Country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and only 0.5% growth in per capita output per year. इंडिया में 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो एग्रीगेट रियल आउटपुट है उसके हिसाब से जो ग्रोथ है वो 2% से भी कम थी, और पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर के हिसाब से 0.5% थी बस। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो चल रहा था, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर ही था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल इज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इंडिया की इकोनॉमी को कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट करा। एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है शोषण करना, और कॉलोनियल मतलब होता है जब कोई देश किसी और देश को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंट्रोल कर रखा था। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन उन्होंने करा कैसे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे और फॉरेन सेक्टर पे भी। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टरल में कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो पढ़ेंगे। मेन रीज़न फॉर स्टैग्नेशन इन दिस सेक्टर। स्टैग्नेशन मतलब होता है स्लो ग्रोथ या फिर नो ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन के क्या क्या रीज़न्स थे। तो सबसे पहला था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा था लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और चौथा था स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम एक एक करके चारों को समझेंगे। लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ऑल द प्रॉफिट्स occurring out of agricultural sector went to the zamindars in the form of lagan and they did nothing to improve agriculture condition। जितने भी प्रॉफिट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रहे थे वो सारे ज़मींदार्स ले लेते थे लगान के रूप में, और वो एग्रीकल्चर की कंडीशन जो इतनी बेकार हो चुकी थी उसको इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे थे उसकी बजाय। और एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो ज़मींदार्स होते थे उनसे एक फ़िक्स्ड रेट पे कुछ मनी लेती थी, और जो ज़मींदार्स होते थे यानी कि ऑनर ऑफ लैंड, वो वही जो जितना भी वो लेते थे पेमेंट वो सारी टीनेंट से, यानी कि लैंडलेस लेबर जो है जिनके पास लैंड नहीं है अपनी खेती करने के लिए, उनसे वो सारा वसूल करते थे लगान के रूप में। तो इसको हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर ज़मींदारी सिस्टम भी कह सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इन द मार्केट rather than for self consumption. Farmers were induced by higher price for producing cash crops so that they could be used as raw material for British industries। पहले जो इंडिया के लोग थे वो फूड क्रॉप्स उगाया करते थे, जैसे कि गेहूँ हो गए, चावल, ये सारी चीज़ें, दालें वगैरह। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने फ़ायदे के लिए उनसे फूड क्रॉप्स ना उगा के कैश क्रॉप उगाने के लिए ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने उनको ज़्यादा पैसे दे के हायर प्राइस पर उनसे कैश क्रॉप्स उगवाई, ताकि वो रॉ मटेरियल जैसे कैश क्रॉप्स जैसे कि जूट हो गया, कॉटन हो गया, नील हो गया, ये इन सब से उनको रॉ मटेरियल मिलता, और रॉ मटेरियल से वो फिनिश्ड गुड्स बना सकते थे। इसीलिए जितने भी पहले
फूड क्रॉप्स उगाई जाती थी उन्होंने उस पे बहुत कम प्राइस रखा और जितनी भी कैश क्रॉप्स है उन पे हायर प्राइस देके फार्मर्स को मोटिवेट किया कि आप कैश क्रॉप्स उगाओ। लेकिन इससे इंडिया का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि कैश क्रॉप से वो उनके पास पैसे तो आ रहे थे लेकिन अल्टीमेटली उससे ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा ही हो रहे थे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल ले जाते थे और बाद में फिनिश्ड गुड्स हमें बेचते थे, वो भी हाई प्राइस पे। थर्ड पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। उस टाइम पे हमारे इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा पाए। उस टाइम पे ट्रैक्टर्स वगैरह का इस्तेमाल कम होता था, क्योंकि इतने किसानों के पास पैसे नहीं होते थे कि वो ख़रीद पाएँ, और गाय बैल इन सब के थ्रू ही वो खेत को जोता करते थे। और पानी के लिए भी किसान जो है वो बारिश के ऊपर ही डिपेंडेंट होते थे। उस टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी, और फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स उनके लिए अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए उनकी फसलें कभी कभी ख़राब भी हो जाया करती थी। इसीलिए हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। फोर्थ पॉइंट है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी होना। एग्रीकल्चर सेक्टर में उस समय कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। फ्लड की वजह से हमारी जो फसलें होती थी वो ख़राब हो जाती थी या फिर सूखा पड़ जाता था, लेकिन कोई भी इन्वेस्ट करके उसको अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज्ड देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology, not had incentive to invest in agriculture. कुछ फार्मर्स ऐसे भी थे जिन्होंने फूड क्रॉप्स की जगह पे कमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि जो कैश क्रॉप्स है जिनसे हमें पैसे मिल सकते हैं, जैसे कॉटन, जूट, नील, इन सब से। तो कुछ फार्मर्स थे जिन्होंने फूड क्रॉप्स, गेहूँ, चावल इन सब की जगह कमर्शियल क्रॉप्स उगाने चालू करे, लेकिन फिर भी जो स्मॉल फार्मर्स, टीनेंट, शेयर क्रॉपर्स, इन सब के पास इतने रिसोर्स नहीं थे या फिर इतने रिसोर्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर सके। शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो लैंडलेस लेबर होते हैं, वो लैंड ऑनर से कुछ हिस्सा लैंड का मांगते हैं खेती करने के लिए, और उसके बदले वो ज़मींदार या लैंड ऑनर को कुछ पार्ट ऑफ क्रॉप्स, मतलब जो क्रॉप उगाई है उसका कुछ हिस्सा, उनको पोर्शन उनको देना पड़ता है। तो शेयर क्रॉपर्स, इन सब के पास इतने रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इतना एक्सप्लॉइट हो पाया था उस टाइम पे। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, decline of handicraft industry. British government systematically destroyed Indian handicraft industries to satisfy two motives: to get raw materials from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain, to sell finished products of British industries in India market at higher prices. उस टाइम पे हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही थी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का ही डिक्लाइन करना होगा, और उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अपने इस मोटिव को पूरा किया, और उन्होंने जो हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल्स थे उनको चीप रेट्स पे ख़रीदा, बहुत कम दामों पर, और उसको फिर ब्रिटेन में भेजा, जिससे कि वो फिनिश्ड गुड्स बनाकर इंडिया में हायर प्राइजेस पे बेचते थे, जिससे कि उनके दो मोटिव पूरे हुए। इंडिया से रॉ मटेरियल ले गए चीप रेट पे, और उसी रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाकर इंडिया में बेचा हायर प्राइस पे, तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा था और सस्ते दामों पे उन्हें चीज़ें भी मिल रही थी। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डिक्लाइन हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट भी हुए, जैसे कि हैवी अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज़ इन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन।
एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड थे, वो वहाँ पे काम करते थे। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बंद होने की वजह से वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए। और अब जितनी भी हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उनको तो उन्होंने ख़त्म कर ही दिया था। तो अब इंडिया की कंज्यूमर मार्केट में उस चीज़ को लाने के लिए फिनिश्ड गुड्स को अब इंपोर्ट बढ़ गए, क्योंकि हमारे इंडिया में तो अब वो बन नहीं रहे थे, इसीलिए ब्रिटेन से जितने भी फिनिश्ड गुड्स है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लग गए। इससे ब्रिटेन की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे। Lack of capital goods industries. During British rule, there was hardly any capital good industry, and British rulers did not pay any attention for their promotion. उस टाइम पे इंडिया पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि मशीन या कोई टूल, होम, ये सारी चीज़ें। तो जितनी भी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी उस टाइम पे हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम थी, और ब्रिटिश रूलर्स ने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए बिल्कुल भी कोई अटेंशन नहीं दिया, इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करा। नेक्स्ट पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP. द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन to GDP और GVA remained very small. GDP जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, उस टाइम पे GDP और GVA मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम थी। जिस देश का GDP बहुत अच्छा होता है उसको बहुत डेवलप्ड माना जाता है, और जिसकी GDP कम होती है उसको अंडर डेवलप्ड माना जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय पे न्यू बने थे वो GDP में बहुत कम ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. Railways, power generation, communication post and some other departmental undertakings for their own benefits made by Britishers. ब्रिटिशर्स ने रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन पोस्ट ये सारी चीज़ें बनाई थी, पर उन्होंने अपने खुद के बेनिफिट के लिए बनाई थी ये सारी चीज़ें। रेलवे उन्होंने इसलिए बनाया ताकि उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, वो आराम से कर सके। और कम्युनिकेशन पोस्ट ये भी उन्होंने अपने लिए ही करा था, जिससे कि वो कहीं दूर भी रहें तो वो अपनी बात किसी तक पहुंचा पाएँ। लेकिन हाँ, इन सब से ये तो है कि इंडिया में रेलवे, पोस्ट, इन सब का आना एक अच्छा साबित हुआ था। ब्रिटिशर्स ने भले ही इंडिया के लिए कुछ ना करा हो, पर एक पॉजिटिव चीज़ ये दे के गए थे इंडिया को। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे आगे हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए ये हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।